इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा और कई सालों तक इराक संघर्ष में उलझा रहा। वियतनाम पहले ही उसके लिए एक बुरे सपने जैसा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ईरान में निर्णायक जीत हासिल कर निकलना चाहते हैं। अमेरिका ने जंग शुरू होने के बाद से ईरान में 2000 ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि इसराइल ने करीब 2800 हमले किए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत दर्जनों सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। इन हमलों में न्यूक्लियर फैसिलिटी, नागरिक इलाके और ऑयल रिफाइनरी और एक डीसैलिनेशन प्लांट जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और खाड़ी के पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे हैं। इन हमलों में अरब देशों में स्थित अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, अरब देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध के 10 दिन हो चुके हैं, लिहाजा सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलता रहेगा। क्या ईरानी सरकार को गिराकर सत्ता परिवर्तन संभव है? ईरान में पिछले 37 सालों से इस्लामिक शासन है। हालांकि ट्रंप ने खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की है, लेकिन उनके कई बयानों और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों से इसी की झलक मिलती है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के बगावत की जो उम्मीद लगा रखी थी, वो नहीं हो पाई है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश ईरान पर इतने ज़्यादा हमला करने की है कि उसका पूरा तंत्र तबाह हो जाए। इसका मकसद इस्लामिक शासन को इतना कमज़ोर कर देना है कि वो ईरान में कभी युद्ध के पहले जैसे हालात में न खुद पहुंच पाए और न ईरान को ले जा पाए। कई बार को ईरान में ने खामनेई के बाद उनके 56 साल के बेटे मुर्तज़ा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया। यानी ईरान का घुटने टेकने का कोई इरादा नहीं है। ईरान में फ़िलहाल इतनी हिम्मत दिख रही है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ सके, इसलिए ईरान की लीडरशिप आत्मसमर्पण कर देगी, इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है। ट्रंप ने शुरुआत में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि ईरान सरकार ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। यानी ईरान और आईआरजीसी ने लड़ने का विकल्प चुना है। क्या ईरान की सैन्य क्षमता खत्म कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने बार बार ईरान की सैन्य क्षमताओं, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और उन्हें बनाने वाली सुविधाओं, उसकी नौसेना को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। फिर भी ईरानी मिसाइल हमले जारी हैं। ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नौसेना को वाकई काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मुनाद सेलूम ने अल जजीरा से कहा कि अमेरिका आसमान से ईरान के सैन्य हार्डवेयर को ख़त्म कर सकता है, लेकिन ज़मीन पर सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व वाली लीडरशिप को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिस पर तेहरान ने दो टूक कहा कि कोई सरेंडर नहीं, बमबारी के बीच कोई बातचीत नहीं और कोई भारी लीडरशिप नहीं। यानी तेहरान ने अमेरिका के रिमोट लीडरशिप को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। कुर्दों का ऑपरेशन भी एक विकल्प है। ट्रंप प्रशासन ने एक और विकल्प पर विचार किया है, वो है ईरानी सेना पर कुर्दों के हमले का। अमेरिका के इराक में कुर्द फोर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। कुर्द लीडर्स ने ट्रंप के साथ बातचीत की पुष्टि की है, लेकिन ईरान युद्ध में अगर कुर्द कूदते हैं तो ये लड़ाई और ज़्यादा उलझ जाएगा, इससे तनाव और ज़्यादा भड़के। इसके अलावा कुर्द अगर युद्ध में कूदते हैं तो उन्हें अमेरिका से मदद दी जाएगी, इससे तुर्की को नुकसान होगा। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के पास ज़मीनी हमला करना एक अत्यंत जोखिम भरा विकल्प बचता है, लेकिन अगर उसके जहन में इराक और अफगानिस्तान होगा तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसा करने से उनके 3 साल का कार्यकाल जो बचा है वो युद्ध में ही निकल जाएगा, इसलिए ट्रंप अब दोराहे पर खड़े दिख रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप किसी भी वक्त अपने फैसले से पलट जाते हैं और वो इस मामले में प्रैक्टिकल रुख रखते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। वो अचानक ही अमेरिका को विजेता बताकर युद्ध खत्म कर सकते हैं, भले ही ईरान में भारी तबाही मचाने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल ना हो। इसलिए अब फिर से ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और वह जीत को फिर से तय कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि खामनेई मारा गया, ईरान की सेना नष्ट हो गई, उसका परमाणु प्रोग्राम खत्म हो गया, इसलिए अमेरिका ने अपने सभी मकसदों को हासिल कर लिया, तो अब युद्ध खत्म किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा जैसे ट्रंप सोच रहे होंगे? ये भविष्य की बात है। ये बात करें ईरान की। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज़्यादा घातक युद्ध का प्लान है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाने की एक घोषणा आईआरजीसी एरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन टैक्स स्ट्रेटजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्हें इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज़्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाना है। इसराइल में संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान। बहुत आसान भाषा में समझिए तो 1 टन वाले वॉरहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर में भीषण हमलों की शुरुआत कर सकता है।
ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। न्यूज़ 18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि 1 टन से ज़्यादा वजन वाले वॉलेट ब्लास्ट की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज़्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है, यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में इसराइल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है? सामान्य मिसाइलों में करीब 500 किलो तक का वॉलेट लगा होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉलेट कंक्रीट वाले फैसिलिटी को सीधे भेजने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानी इसराइल के F-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गए होते हैं, वो इन हमलों में राख हो सकते हैं। एयरबेस पे अगर ऐसी मिसाइल गिरती है तो 1 टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिब्बों पर गिरती है तो इसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज़्यादा हो रहा होगा कि एक चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति। ऐसी संभावना है कि खुर्रम शहर 4 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में 1 टन के वॉलेट लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है, जिसकी वजह से मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 ने आगे बताया कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस सिचुएशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, जिन्हें इंटरसेप्ट इन्वेंट्री को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इसराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है। आइए बात करें ईरान युद्ध के नतीजों के। ईरान युद्ध का दक्षिण एशियाई देशों के साथ पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिजली संकट से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय किए गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में फ्यूल और बिजली बचाने और नागरिकों पर पड़ने वाले असर को मैनेज करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की गई है। मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने करीब 18 महीने तक भारत से लगातार दुश्मनी बनाए रखी, वो एक बार फिर से रिश्ते सामान्य कर रहा है। ईरान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में ऊर्जा संकट काफ़ी विकराल हो चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश ने इस संकट के दौरान भारत से तत्काल मदद मांगी है। बांग्लादेश के चैनल 24 के मुताबिक ढाका ने भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से अगले 4 महीने में 50,000 टन डीजल की सप्लाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद आज भारत असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। रंज भुलाकर बांग्लादेश की मदद करने उतरा भारत। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के कॉमर्स और ऑपरेशन डिवीजन के जनरल मैनेजर मोहम्मद मुर्शद हुसैन आज़ाद ने मीडिया से भारत से तेल आने की पुष्टि की है। बीबीसी ने कहा कि भारत से यह डीजल भेजने के लिए पंपिंग प्रोसेस पहले से शुरू हो चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को वित्त मंत्री आमिर खुसरो महमूद चौधरी ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से तेल की स्थिति को लेकर बात की थी। इसी बैठक के दौरान बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर अगले 4 महीने में बांग्लादेश इंडिया पाइपलाइन के रास्ते 50,000 मीट्रिक टन डीजल की एक्स्ट्रा सप्लाई का अनुरोध किया था। इसी बातचीत के बाद भारत सिर्फ 2 दिनों के भीतर 5,000 मीट्रिक टन तेल की सप्लाई कर रहा है। प्रणय वर्मा ने सोमवार को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया है कि बांग्लादेश भारत का बहुत जरूरी दोस्त है। हम उसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद देना चाहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों का बुरा हाल। पाकिस्तान में स्कूल बंद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत समेत कई हिस्सों में 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया ताकि परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को बचाया जा सके। सरकारी अधिकारियों के तेल में कटौती। पाकिस्तान सरकार ने मंत्री और सीनियर अधिकारियों के ईंधन में कोटे में 50% की भारी कटौती कर दी है। बांग्लादेश में विश्वविद्यालय बंद। बांग्लादेश सरकार ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए देश की सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद कर दिया है। ईंधन की राशनिंग। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों में पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री की सीमा तय कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक सवारों को एक बार में मात्र 2 लीटर तेल दिया जा रहा है। श्रीलंका में कीमतों में भारी उछाल। श्रीलंका ने 9 मार्च की आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8% करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। खाद कारखाने बंद। गैस की कमी के चलते बांग्लादेश ने अपने 5 में से 4 सरकारी खाद कारखाने बंद कर दिए हैं ताकि वहाँ इस्तेमाल होने वाली गैस को बिजली घरों की तरफ मोड़ा जा सके। बांग्लादेश में एनर्जी संकट कितना खतरनाक हो चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 95% आयात पर निर्भर है, इसलिए ईरान युद्ध का सीधा असर वहाँ दिख रहा है। दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज़ डमरू मध्य से होकर गुजरता है। युद्ध की वजह से यह रास्ता सुरक्षित हो गया है। बांग्लादेश अपना कच्चा तेल सऊदी अरब और यूएई से मंगाता है। कतर ने भी अपने एलएनजी शिपमेंट रोक दिए हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 115 से $120 प्रति बैरल के पार चली गई है। बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के कई कड़े कदम उठाए हैं। बिजली और ईंधन बचाने के लिए देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज़ को समय से पहले बंद कर दिया गया है और ईद की छुट्टियां जल्दी घोषित कर दी गई हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं। बाइक सवारों को एक बार में 2 लीटर देने का नियम बनाया गया है। देश में कम से 5 में से 7 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए हैं ताकि वहाँ इस्तेमाल होने वाली गैस को बिजली बनाने में लगाया जा सके।
तेल संकट की वजह से कालाबाजारी शुरू हो गई है। राजधानी ढाका में पंपों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी है और जमाखोरी रोकने के लिए मोबाइल कोर्ट छापेमारी कर रही है। बुरी स्थिति के बाद सोमवार को अलग से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री समा उबैद इस्लाम ने कहा है कि ढाका को कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत से सहयोग की उम्मीद है। उन्हें बांग्लादेश की फ्यूल सप्लाई के अनुरोध और पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनसे डीजल चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक डेटा से पता चलता है कि भारत ने 2023 में बांग्लादेश को 35,718 टन, 2024 में 28,204 टन और 25 में 1,24,216 टन डीजल सप्लाई किया है। बांग्लादेश ने अलग अलग समय पर भारत से विमानों के लिए तेल, फर्नेस ऑयल और ऑक्टेन भी एक्सपोर्ट किया है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.